डोनाल्ड ट्रंप ने जो रोल अदा करना है वो बड़ा अब और भी मुश्किल हो गया है। एक तरफ उसने यूरोप को अग्री करवाना है, दूसरी तरफ उसने ज़ेलेंस्की को अग्री करवाना है, तीसरी तरफ उसने पुतिन को अग्री करवाना है। इट्स नॉट इजी, गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। और इसमें इतनी कुवत मैं समझता हूँ डोनाल्ड ट्रंप में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो लॉन्ग टर्म को इस किस्म की नेगोशिएशन करे। उसका नेचुरल रिस्पॉन्स इसके ऑर्डर करो, अगर नहीं होता तो हट जाओ, पीछे हट जाओ। तो हाँ, तो मेरा ख्याल है कि ये इतनी आसानी के साथ डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा। ठीक, नेचुरल रिस्पांस की आपने बात की तो अमेरिकन प्रेसिडेंट इससे पहले जब जब जिससे मिलते रहे, ज़ेलेंस्की की सबसे बड़ी जो मुलाकात हमारे सामने है वीडियो में कि उनके साथ वो कैसा सलूक कर रहे थे वहाँ बैठे, लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन उन्हें सीज़ फायर को से हटा के पीस एग्रीमेंट की तरफ ले आए। फिर आपने कहा कि सारी बातें पुतिन के पर्सपेक्टिव से सामने आई हैं और इस्टेब्लिश हुई हैं, लेकिन इसे 10/10 भी कह रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप और वो प्रोडक्टिव भी कह रहे हैं। इससे 2 दिन पहले वो रशिया पे सैंक्शंस लगाने का कह चुके हैं, बट न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है नो डील एंड नो कॉन्सिक्वेंसेस इवन फॉर रशिया। इसकी क्या वजह हो सकती है? क्यों इतने वीक साबित हुए ट्रंप, और क्या ये ब्लो है उनके स्टेचर को, ये मुलाकात? मेरा ख्याल है अभी तो जो सब तबसरे आएंगे या आ रहे हैं वो तो यही कहेंगे कि प्यूटन नंबर ले गया और तुम्हें कुछ नहीं मिला और तुम तो मुड़ के मारते रह गए। तो इसलिए आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप तकलीफ तो होगी। और मैं समझता हूँ कि उसका पहला रिस्पॉन्स यही होगा कि वो फिर मुड़ के मारने शुरू कर देगा कि ताकि वो प्रेशर ऑन रशिया रहे। तो इसलिए ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो इंडिया वाले शायद सोच रहे हों कि इनकी जल्दी से डील हो और हमें हमारे ऊपर जो पाबंदियां हैं या जो टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं वो फिर उतार दिए जाए। मगर वो अभी होने को नहीं जा रहा फौरी तौर पे, वो तो वक्त लगेगा और दैट इज पार्ट ऑफ द पीस डील। तो मैं समझता हूँ शॉर्ट टर्म में लोग अब वो कहते हैं चूंडियां वढ़नगे डोनाल्ड ट्रंप नु कहे तू तो कहना तो होया कुछ नहीं। ऊपर से पुतिन की जो अहमियत है और स्टैचर है वो बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है। कद छोटा है, डोनाल्ड ट्रंप का लंबा है, वो उल्टे हो गया। अभी जो कार्टून बन रहे हैं उसके अंदर पुतिन लंबा हो गया और ट्रंप जो है वो छोटा सा हो गया। और पुतिन ने जैसे पेट्स को रस्सी के साथ बांध के नहीं चलाते वैसे वो चला रहा है। तो मेरा ख्याल है इसमें तो सारी गेंद जो है वो पुतिन की है। और उसके पीछे सिर्फ एक ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, वो ये कि इस वक्त ग्राउंड फोर्सेस में पुतिन जीत रहा है और यूक्रेन हार रहा है। और यूरोप के पास इतने वसाइल नहीं है कि वो ज़ेलेंस्की की फुल फ्लैश मदद कर सके। वो सारी की सारी जो है मदद वो डोनाल्ड ट्रंप ही कर सकता है। अब मेरा ये ख्याल है कि ये अभी डोनाल्ड ट्रंप ज़ेलेंस्की को जो बुलाया है उसने उधर कि आ जाओ, उसको बताएगा। ज़ेलेंस्की मैं नहीं समझता कि अपना मौकफ चेंज करेगा, स्ट्रेट अवे नहीं करेगा। उसका वही मौकफ है कि मैं तो नहीं कर सकता, आइन नहीं बदल सकते, ये हमें क्या मिलेगा इसमें से, वगैरह वगैरह। और वो सहारा लेने की कोशिश करेगा यूरोपियंस की। दूसरी बात ये कि यूरोपियंस जो हैं वो भी अभी इस वक्त थोड़े से टफ हो रहे हैं कि हमें इंक्लूड नहीं किया गया, हमारी सिक्योरिटी का मसला है, अमेरिका की सिक्योरिटी का तो मसला नहीं है, रूस तो हमें थ्रेटन कर रहा है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और वो भी अब शोर पाड़ रहे हैं, हम तो अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हैं, अमेरिका नहीं देता, ना दे हम देंगे, और अभी तो हम तैयार। तो वो भी अब गन डालेंगे, इसमें कोई शक नहीं। और डोनाल्ड ट्रंप फ्रस्ट्रेट हो जाएगा मेरा ख्याल है। वो ज़ेलेंस्की को भी नहीं मना सकता और उधर उसको भी नहीं। उसके पास सिर्फ एक हथियार है, वो ये है कि वो नेटो को पैसे देना जो है बंद कर देगा, उधर वो ज़ेलेंस्की को हथियार देने बंद कर देगा कि ये और पीछे हटे। अच्छा। मगर क्या रशिया के ऊपर भी साथ प्रेशर रखेगा कि आप भी तैयारी करें? मेरा ख्याल है वो तीनों तरफ खेलेगा। एक तरफ तो वो रशिया के ऊपर और रशिया के दोस्तों के ऊपर प्रेशर रखेगा, इंडिया के ऊपर और चाइना के ऊपर एंड अदर्स, के रशिया के ऊपर प्रेशर रहे, ये ना समझे कि जीत सारी इनकी होगी। दूसरी तरफ भी प्रेशर रखेगा ज़ेलेंस्की के ऊपर भी और यूरोप के ऊपर भी कि आप भी एग्री करें। बिकॉज देखिए ये बहुत बड़ी हार होगी डोनाल्ड ट्रंप की अगर ये मामला तय ना कर पाया। बिकॉज उसका सारा एजेंडा यही था कि फॉरएवर वॉर्स को मैंने खत्म कर, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की तो कोई खास बात नहीं थी, वो तो किसी वक्त फिर गड़बड़ हो सकती है। जैसे नरेंद्र मोदी बातें कर रहे हैं वो तो फिर किसी वक्त वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं। और तो इसलिए मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप जैसे कहते हैं ना एक वुंडेड किस्म का टाइगर होगा। वो अब तीनों तरफ अपना प्रेशर डालने की कोशिश करेगा कि आप ताकि उसके लिए कुछ इसमें से जीत निकले। बट इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग हॉल, ये कोई आसानी के साथ ये मसला नहीं हल होने वाला। लेकिन रूसी सदर ने टाइम बाय कर लिया, इससे वो क्या फायदा उठा सकते हैं? रूसी सदर जो है वो इस वक्त अपनी फौज को कहेगा कि और पुश करो।
निकालो इनको इस इलाके से, उस इलाके से, ये इलाका भी कब्जा करो। जितने इलाके वो ज्यादा कब्जा करेगा अपनी फौज के जरिए, उतनी उसकी पोजीशन स्ट्रांग होती जाएगी, और वो ये करेगा। और उधर से ज़ेलेंस्की अब अमेरिका को कहेगा कि देखो हमारी पोजीशन और कमजोर होने जा रही है, हमारे पास हथियार दो हमें। और उधर यूरोप कहेगा कि पैसे दो नेटो के लिए, हम भी कुछ करना चाहते हैं। अच्छा। तो डोनाल्ड ट्रंप इस किस्म के प्रेशर में आएगा। मगर जैसे ही रूस की पोजीशन ज्यादा स्ट्रांग होती है तो डोनाल्ड ट्रंप की पोजीशन कमजोर होती जाएगी। सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट एक्ट टू फॉलो। हो सकता है कि ये प्रेशर डालने के लिए ज़ेलेंस्की को वो और हथियार दे दे कि ठीक है लड़ो फॉर द टाइम बिंग, ये ना हो कि बिल्कुल ही वन साइडेड हो जाए। तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि शॉर्ट टर्म के अंदर जंग और भी फियर्स हो जाए, वहां हथियार भी मिल जाए ज़ेलेंस्की को कुछ हद तक, और उधर रूस जो है वो और बढ़ने की आगे कोशिश करे। क्योंकि अगर रूस को आगे बढ़ गया और जो टेरिटरी उसने ले ली तो और मुश्किल हो जाएगा रूस के साथ कोई नेगोशिएट करना, उनकी पोजीशन और स्ट्रांग हो जाएगी। तो आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप को बहुत सी चीजें अब देखनी पड़ेंगी, बिकॉज ये जो फेलियर है दिस कैन हैव वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फॉर डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा, इस मीटिंग ने इन अ वे ट्रंप को दोबारा यूरोप और ज़ेलेंस्की की तरफ मोड़ दिया है। इससे पहले वो तने तनहा चले थे और उन्होंने ज़ेलेंस्की को मक्खन में से बाल की तरह निकाल दिया था। अब वो पीर को जब मिलने जा रहे हैं तो ज़ेलेंस्की बता रहे हैं सबको सोशल मीडिया पे कि मैं ट्रंप को बता दिया है कि अगर आप रूस पे पाबंदियां नहीं लगाएंगे तो वो ट्रायलैटरल मीटिंग के लिए राजी नहीं होगा, और अगर वो नहीं होता तो आप मजीद पाबंदियां लगाएं, प्रेशर रखा जाना चाहिए। फ्रेंच प्रेसिडेंट भी यही कह रहे हैं, कीयर स्टामर भी यही कह रहे हैं कि ट्रंप के बगैर यूक्रेन में अमन मुमकिन नहीं है। सो यूरोप के लिए भी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिल गई अगर टाइम बाय कर लिया पुतिन ने तो? यूरोप के लिए तो विंडो नहीं है ना, उसके लिए उनकी जो विंडो है वो तो 5 साल की विंडो है। उनके पास ना हथियार है ना बजट्स हैं इस वक्त के उनकी हेल्प की जाए यूक्रेन की। यूक्रेन की हेल्प तो सिर्फ अमेरिका ही कर सकता है बाय गिविंग देम द वेपन्स दैट दे वांट। यूरोप के पास तो कोई हथियार नहीं है जो स्पेयर कर सकते हैं। अमेरिका का भी प्रॉब्लम है, वो अब उसने अपने जो हथियार है, जो स्टॉक पाइल है जिसमें से हथियार देते हैं, वो जो है वो ऑलरेडी डिप्लीट हो चुकी है। वो अब उन्होंने वो संभाली हुई है फॉर चाइना ताइवान के ऊपर, जो समझते हैं कि आगे जाके लड़ाई झगड़े होंगे वहां। वो तो उनके जो हथियार हैं और उनके जो स्टॉक पाइल है जहां से वो सारे हथियार लेते हैं और लड़ाई की तैयारी होती है, तो वो एक मिनिमम लेवल पे ऑलरेडी पहुंच गए हैं। उनकी जो फ्लीट है, उनके जो मिसाइल्स है और जो आर्टिलरी शेल्स है वगैरह वगैरह, तो वो अब डाइवर्ट करें वहां से टू यूक्रेन तो उनके लिए फिर प्रॉब्लम बन जाती है, बिकॉज वो जो सारी पैसिफिक की रेडीनेस है वो सारी कमजोर हो जाती है। तो अमेरिका को भी बड़े इश्यूज बनेंगे। तो अब बात यह है कि जो लेवरेज जिसे कहते हैं ना, लीवर्स जो होते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के पास जो लीवर्स हैं वो सिर्फ तजारत का लीवर है इस वक्त, इससे ज्यादा नहीं है। और वो देखा आपने कि वो ज्यादा दूर नहीं जा रहा, सब लोग रेजिस्ट कर रहे हैं, और अगर रेसिप्रोकल टैरिफ्स होते भी हैं तो वो सर्वाइव कर जाएंगे सारे। अभी चाइना के साथ तो मसले हल नहीं हुए, इंडिया के साथ मसले चल रहे हैं, छोटे छोटे लोगों के साथ हो गए, मगर दैट्स नॉट सिग्निफिकेंट। देयर रियल इश्यू जो है उनकी ट्रेड डिफिसिट का, या जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का जो मसला है उनका, और डॉलर का जो मसला है, वो तो चाइना के साथ है, रशिया के साथ है, एंड सो ऑन। सो इसलिए आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा होमवर्क करना पड़ेगा। ये जो है ना जो आओ जाओ और कर दो, वो नहीं चलेगा विद रशिया। रशिया ने उनकी पहली ब्लफ जो है वो कॉल कर ली है। डोनाल्ड ट्रंप हैज बीन एक्सपोज्ड एंड ही इज वेरी इम्पेशेंट। पुतिन और ये रूसी लॉन्ग गेम खेलते हैं, इनको कोई जल्दी नहीं है। देखे ना, उन्होंने पूरी फौजें इकट्ठी करके भेज दी है वहां, उनके बड़ा नुकसान भी हुआ है, मगर वो पुश ऑन कर रहा है, ही इज पुशिंग ऑन। एंड सो आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप को वक्त लगेगा टू कन्विंस ज़ेलेंस्की एंड ऑल्सो रशिया एंड ऑल्सो यूरोप, तीनों अलग अलग कन्विंस करना पड़ेगा। तो उसका ख्याल था कि मैं जल्दी से सीज फायर करवा लेता हूँ, फिर अल्लाह खैर बाद में क्या होगा, मेरा नंबर तो लग जाएगी। वो नहीं होने जा रहा। बहुत अंडर एस्टिमेट किया उन्होंने पुतिन को और इस मामले को भी। और प्रेसिडेंट पुतिन जो हैं वो फतेहयाब इसके पहले फेज में तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए अभी इस जंग के हैं। मंडे को मीटिंग में क्या हो सकता है ये आपने जाना। मजीद बातें, मजीद सवालात एक ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया सिटी साहब। ना सिर्फ ये कि व्यूवर्स आपके एनालिसिस को बड़े गौर से सुनते हैं, बल्कि आपकी नकलो हरकत पे भी उनकी काफ़ी निगाह है, और इस नौइयत के सवालात आते रहते हैं, जिनमें से एक बड़ा ऐसा सवाल था जिसे चुनना पड़ा, क्योंकि लोग काफ़ी अरसे से देख रहे हैं कि आप स्टूडियोज़ में मौजूद नहीं हैं। इसी बाबत इज़्ज़त सुबहानी ने नॉर्वे से क्या पूछा है आपसे,
आप काफ़ी अरसे से यूरोप में मौजूद हैं, प्रोग्राम में आप स्काइप के ज़रिए होते हैं। काफ़ी महीने हो गए मुझे आपको देखते हुए। तो मैंने आपसे पूछना ये था कि जहाँ तक हमारा एक्सपीरियंस है कि पाकिस्तान से आप जाएँ यूरोप में तो होटल में रहना तो बहुत महँगा होता है। अगर इतना लंबा अरसा आप होटल में स्टे करें, तो वो तो अफ़ोर्ड नहीं कर सकता बंदा। और अगर वो किसी अज़ीज़ रिश्तेदार के साथ रह रहा है, तो यहाँ पे भी जो अज़ीज़ हैं वो हफ़्ता 2 हफ़्ते ही रखते हैं मेहमान, उससे ज़्यादा नहीं रखते। तो आप ज़रा काइंडली ना ये चीज़ क्लियर कर दें कि अगर आप होटल में रह रहे हैं, तो फिर तो आप अपने जो है ना रसीदें दिखाएँ हमें कि ये खर्चा कैसे अफ़ोर्ड हो रहा है। और अगर आप किसी के यहाँ मेहमान हैं, तो फिर उनका भी तारुफ़ करवाएँ कि हमें अंदाज़ा हो कि इतने अच्छे मेहमान नवाज़ लोग कौन हैं। ये काइंडली बता दीजिएगा। आयशा, तुम बड़ी शरारत कर रही हो। मैं चाहती हूँ आप भी मनी ट्रेल दे हाँ, मनी ट्रेल दे। मेरी अकाउंटेबिलिटी शुरू हो गई है। पहले और किस्म की थी, अब एक और किस्म की शुरू हो गई है। यार, ये जो पर्सनल सवाल है, ये मेरा ख्याल है लोग ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते इन चीजों में। वो तो दे वांट मोर पॉलिटिकल क्वेश्चंस। मगर अब सवाल आ गया तो जवाब तो असल में देना आपका पड़ेगा। स्टे काफी लंबा हो गया तो सब लोग जानना चाह रहे हैं कि लंदन में तो मेरा कोई ख्याल है मैं मेहमान वापस नवाज भी नहीं होता। नहीं नहीं, मैं वापस आ जाता हूँ। मगर इसका जवाब मैं ये सिंपल सा दे देता हूँ। भाई साहब, ना मैं होटल में हूँ, ना मैं किसी दोस्त के यहाँ ठहरा हुआ हूँ। मेरी फैमिली का यहाँ फ्लैट है। और आपको खुशी होगी ये सुन के कि दैट फ्लैट इज डिक्लेयर्ड। सारी टैक्स रिटर्न्स पे डिक्लेयर्ड है और टैक्सेस पे दिए जा रहे हैं, और सारा मनी ट्रेल भी जो है वो एफबीआर को पता है। तो इसलिए थैंक यू। चलो, और अगर कोई गलत फहमी थी तो वो भी दूर होगी। तसल्ली होगी इज्जत सुभानी साहब को। चले, अब अगला सवाल है और इस सवाल में है उन्होंने अपना नाम नहीं बताया और उन्होंने चाहा है कि वो गुमनाम नहीं, नामालूम रहें। उनका सवाल शामिल करते हैं। सेठ साहब को क्या कोई रिजेम्बलेंस नजर आती है बिटवीन द ट्रम्प्स टैरिफ पॉलिसी एंड नेपोलियंस कॉन्टिनेंटल सिस्टम, और क्या जो इसकी रिजल्ट है, जो इसके इम्प्लीकेशंस हैं दुनिया के लिए, क्या वही होंगे जो कॉन्टिनेंटल सिस्टम के थे नेपोलियन के? और क्या ट्रम्प की पॉलिसी को भी लेटर ऑन उन्हें रिवर्ट करना पड़ेगा? और अगर रिवर्ट करते हैं वो, तो क्या वो बैकफायर करेगा यूएस के लिए, या फिर सिर्फ वो बाहर जो दूसरी दुनिया है, जैसे ग्लोबल साउथ जो है, जैसे हमारे जैसे कंट्रीज हैं जो कि पेरिफेरीज में आती हैं, क्या उन्हीं के लिए सिर्फ इम्प्लीकेशंस हो गए, या लार्जर इम्पैक्ट को यूएस इकोनॉमी पे पड़ेगा? और दूसरा, जैसे कि अभी काफ़ी इमिनेंट है कि दुनिया मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रही है। ग्लोबल साउथ के अंदर भी मुल्क हैं जो कि पेरिफेरी से मूव कर रहे हैं, सेमी पेरिफेरी के अंदर जा रहे हैं, और एक सेमी पेरिफेरी वाली कंट्रीज जैसे कि रशिया, चाइना, ये डेवलप होके कोर कंट्रीज बनने की तरफ जा रही हैं। तो अगर मल्टीपोलैरिटी डेवलप होती है तो व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट इन फ्यूचर? के वुड इट बी अ सिस्टम लाइक मैट्रोनेज इम्पोज्ड कांग्रेस सिस्टम जो था, क्या उस तरह का कोई सिस्टम इम्पोज हो जाएगा कि डिफरेंट एक कंट्रीज का एक गठजोड़ बन जाएगा और वही कांग्रेस सिस्टम जैसे उन्होंने चलाया था उस तरह चलाएंगी? या फिर डज ही एक्सपेक्ट्स के एक प्रॉपर मल्टीपोलैरिटी डेवलप होगी और उसमें हम जैसी जो पेरिफेरल कंट्रीज हैं उनका भी कोई इंपॉर्टेंट से होगी इन फ्यूचर इकोनॉमिक? लंबा सारा सवाल। अब बेचारे वो, क्या पता लोगों को कॉन्टिनेंटल सिस्टम नेपोलियन का क्या था और क्या नहीं था। चले, अब आपने, मैं बड़ा मुख्तसर सा जवाब देता हूँ बिकॉज इसको टेक्निकलिटीज में जाने की जरूरत नहीं है। गालबन 1805 1806 में कोई ट्रीटी हुई थी जिसके तहत नेपोलियन ने बरतानिया के ऊपर एक ट्रेड एम्बार्गो लगा दिया था कि इनको सैंक्शंस लगाए इनके ऊपर। ये तजारत की वजह से और कॉलोनियल पावर बनते जा रहे हैं, इनको टाइट किया जाए। और इनसे यूरोप जो कि नेपोलियन के कंट्रोल में था उस वक्त, इनसे तजारत ना की जाए और इनको टाइट किया जाए। अब वो नहीं चला। दे ट्राइड टू डू दिस बट इट डिडंट वर्क। उसमें नुकसान नेपोलियन का और यूरोप का हो गया ज्यादा। बरतानिया छोटा सा मुल्क था और वो सरवाइव कर गया दो स्ट्रेट बॉयकॉट्स। तो आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप का जो है, अमेरिका इज अ वेरी बिग पावर। इस वक्त सारे मुल्क, बहुत से मुल्क जो है वो सारे ट्रेड सरप्लसेस रन कर रहे हैं बिकॉज उन्हें डॉलर की जरूरत है। तो इसलिए अमेरिका कम एक्सपोर्ट करता है और दुनिया ज्यादा एक्सपोर्ट करती है टू अमेरिका। तो इसलिए सबके लिए प्रॉब्लम बनता जा रहा है अगर टैरिफ्स लग जाएंगे। और फिर यही होगा कि उसके दो नतीजे निकलेंगे। एक तो ये कि जिनके ऊपर हाई टैरिफ्स लगे हैं उनका ज्यादा नुकसान होगा, जिनके ऊपर कम लगे हैं उनका कम होगा। मगर जो हाई टैरिफ कंट्रीज है वहां से प्रोडक्शन शिफ्ट करके तो लो टैरिफ कंट्रीज की तरफ आ जाएगी, एंड सो ऑन। मगर दूसरा जो उसका
इशू है वो ये है कि वो अमेरिका के अंदर चीजें महंगी हो जाएंगी। अब जाहिर है टैक्स किसी चीज के ऊपर आप लगाएंगे तो वो चीज महंगी हो जाएगी। अमेरिका को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आदत है ये कि जो कुछ आया वहां लो टैरिफ्स के ऊपर आया। और मतलब है, मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आप हाई स्ट्रीट पे चले जाएं अमेरिका में, न्यूयॉर्क में चले जाएं, तो जो चीज वहां $1 की मिलती है वो यूके के अंदर £1 की मिलती है। यूके $1 फॉर पाउंड, और यूरोप के अंदर यूरो। वो मतलब है कि अमेरिका इज द चीपेस्ट प्लेस कंपेयर टू ऑल दीज, बिकॉज डॉलर जो है इज द वीकेस्ट करेंसी आउट ऑफ ऑल दीज। पाउंड जो है वो $1.25 जो है वो £1 के मुताबिक है, और कोई $1.15 जो है वो €1 के। तो यूरो, पाउंड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, यूरो इज स्लाइटली लेस एंड डॉलर इज द वीकेस्ट। तो इसलिए डॉलर और कमजोर अगर हो जाए तो नुकसान हो जाता है। सो इसलिए आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप चाह रहा है कि इसको बैलेंस में रखा जाए, मगर होगा ये कि टैरिफ जब लगा देंगे तो महंगी हो जाएंगी चीजें। जो चीज $1 की आ रही है जो वो $1.25 की बन जाएगी, क्योंकि आपने टैक्स लगा दिया उसके ऊपर। तो अवाम वहां अमेरिका की खुश नहीं होगी इसके साथ। उनको तो 3%, 4%, 2% इन्फ्लेशन पर ईयर, हमारे यहाँ नहीं जैसे 10%, 15%, 20%, 40% इन्फ्लेशन चल रही है टर्की में, पाकिस्तान में, इधर उधर। मगर ये जो मुल्क है दे कीप इट वेरी कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन, कि वो ज्यादा महंगाई नहीं होने देते, बहुत स्लो राइज होती है। तो आई थिंक ये टैरिफ पॉलिसी विल नॉट सक्सीड। ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगी ग्लोबल ट्रेड के अंदर, और मगर ये मसले हल नहीं करेगी डोनाल्ड ट्रंप के। तो डोनाल्ड ट्रंप की जो डिप्लोमेसी है, द यूज ऑफ ट्रेड, ये कुछ अरसा थोड़ा बहुत ऐसे वैसे होगा, फिर ये रिवर्सल होगी इसमें। जब लोग शोर डालेंगे अमेरिका के अंदर कि ये हो गया वो हो गया, तो जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप को बैक ट्रैक करना पड़ेगा। और सबसे जो इसमें इशू है, जो कि प्रॉब्लम बन रहा है, वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि अमीरों के लिए टैक्सेस कम किए जाए। वहाँ लोअर मिडिल क्लास के लिए टैक्सेस इतने हाई नहीं है, जहाँ वो कहता है अमीर तबका जो है उसके लिए टैक्स कम किए जाए। वहां से जो रेवेन्यू कम होगी वो इंपोर्ट्स के ऊपर टैक्स लगा के वो पूरा करना चाहता है। मगर जो इंपोर्ट्स हैं, वो जो कंज्यूमर इंपोर्ट्स हैं, स्पेशली जो चाइना से आ रही हैं, इंडिया से आ रही है, पाकिस्तान से आ रही हैं, वियतनाम से आ रही हैं, कैम्बोडिया से आ रही है, बांग्लादेश से आ रही हैं, वो जो, और मेक्सिको से आ रही हैं, इंक्लूडिंग कनाडा से जो आ रही है, वो सारी महंगी हो जाएगी। बट दे आर फॉर द लोअर मिडिल क्लास एंड वर्किंग क्लास एंड द मिडिल क्लास। तो मैं ये समझता हूँ कि दैट इज द सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम दैट डोनाल्ड ट्रंप विल कन्फ्रंट 6 माह से 1 साल के अंदर अंदर, अगर ये टैरिफ्स जो है इनको लगाना शुरू कर दिया। तो मेरा ख्याल है ये नेगोशिएटिंग टैक्टिक है कि जो अमेरिकन एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़े और जो इंपोर्ट्स हैं वो कम हो। मेरा ख्याल है इंपोर्ट्स कम करने के साथ तो टैरिफ लग जाएगा, मगर प्रॉब्लम बन जाएगी। एक्सपोर्ट्स कम करने के लिए शायद कामयाब हो जाए कि जो बाकी मुल्क हैं जहां बैरियर्स हैं अमेरिकन एक्सपोर्ट्स के, वो उनके वो कम हो जाए। तो अगर ये कामयाब हो जाता है उसमें, तो उससे अमेरिका का थोड़ा फायदा हो जाएगा।